हेलो स्टूडेंट, आज हम अध्ययन करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन के अंदर एलिमेंट्री कैनाल का भाग छोटी आंत की औतिकी। इससे पहले हमने आमाशय की औतिकी और ग्रसिका की औतिकी के बारे में अध्ययन कर लिया था। तो ग्रसिका की औतिकी और आमाशय की औतिकी के अंदर कितना अंतर था, और अब हम देखेंगे कि छोटी आंत की औतिकी के अंदर कितना अंतर आता है या उनके अंदर उत्तकीय परतों के अंदर क्या परिवर्तन होता है। हिस्टोलॉजी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत की औतिकी के लिए ये जो डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम अगर हम इस आंत के यहाँ से टीएस लें, छोटी आंत का अगर हम टीएस लें तो ये टीएस का सबसे बाहरी स्तर जो होता है सिरोसा, ये हो गया, और सबसे भीतरी स्तर जो होता है वो इस प्रकार का होता है। ये सबसे भीतरी स्तर हो गया और ये सबसे बाहरी स्तर हो गया। अब हम यहां से लेकर यहां तक जो परतें होती है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उत्तक की कौन कौन सी परतें जो होती है वो भीतरी परत से लेकर बाहरी परत तक होती है। ये डायग्राम जो बनाया गया है, इसी उत्तक के अंदर यहां से अगर हम काट देंगे इतना, तो ये भाग जो होता है इसको यहाँ परिवर्तित कर दिया गया। इसका मध्य का भाग जो होता है ये ल्यूमेन कहलाता है, जहां पर भोजन रहता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ल्यूमेन आ जाएगा। अगर इसका ये पूरा डायग्राम होता तो इस प्रकार से, ये पूरा डायग्राम इस प्रकार से होता और अंदर ल्यूमेन आ जाती जिसके अंदर भोजन रहता है। इनके अंदर किस प्रकार की उत्तकीय परतें बनी होती हैं, इसके लिए हम देखते हैं कि पूरे आहारनाल के अंदर, भित्ति के अंदर मुख्य रूप से कितने स्तर होते हैं उत्तकों के? 4 स्तर पाए जाते हैं। इसी प्रकार से छोटी आंत के अंदर भी 4 स्तर पाए जाते हैं। सबसे बाहरी जो स्तर होता है सिरोसा स्तर कहते हैं, जो सभी आहारनाल का ऐसा ही होता है। सिरोसा स्तर कहा जाता है या पेरिटोनियम कहा जाता है। ये सबसे बाहरी स्तर है जो आहारनाल की पूरे आहारनाल के अंदर एक जैसा ही होता है और ये प्रत्यास्थयोजी उत्तक का बना होता है। दूसरा स्तर जो होता है वो यहां से लेकर यहां तक जो स्तर होता है इसे मस्क्यूलेरिस एक्सटर्ना यानी कि बाह्य पेशी स्तर कहते हैं। बाह्य पेशी स्तर, ये बाह्य पेशी स्तर 2 प्रकार की पेशी स्तरों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? सिरोसा से अंदर की ओर जो पेशी होती है इसे अनुदेद्रीय पेशी बोलते हैं। अनुदेद्रीय पेशी बोलते हैं। और अनुदेद्रीय पेशी से भीतर की ओर जो पेशी स्तर होता है इसे सर्कुलर पेशी स्तर कहा जाता है। सर्कुलर मसल्स कहा जाता है, यानी कि वर्तुल पेशी स्तर कहा जाता है। तो इसका छोटी आंत का बाह्य पेशी स्तर है वो 2 प्रकार की पेशी स्तर से बना होता है। बाहर की ओर जो होता है अनुदेद्रीय पेशी स्तर और भीतर की ओर वर्तुल पेशी स्तर। जो लगभग पूरे आहारनाल का होता है वो 2 पेशी स्तरों का ही बना होता है। लेकिन आमाशय के अंदर आपने पढ़ा कि बाह्य पेशी स्तर जो था वो 3 प्रकार की पेशी स्तर से मिलकर बना हुआ था और तीसरी पेशी थी वो तिर्यक पेशी थी जो वर्तुल पेशी से भीतर की ओर होती थी। लेकिन इनका स्तर जो होता है वो 2 पेशी स्तरों से मिलकर बना होता है। अब
अब तीसरा स्तर जो होता है उसे सब म्यूकोसा या अधश्लेष्मिका कहा जाता है, और सबसे भीतरी स्तर होता है उसे श्लेष्मिका कहा जाता है। अधश्लेष्मिका जो सब म्यूकोसा होता है उसके अंदर रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं, लसिका वाहिनियां पाई जाती हैं, तंत्रिकाएं पाई जाती हैं और पेशियां भी पाई जाती हैं। तो और सबसे भीतरी स्तर जो होता है वो श्लेष्मिका होता है। श्लेष्मिका के अंदर 3 स्तर पाए जाते हैं। सबसे भीतर की ओर होता है वो उपकला स्तर होता है, एपिथेलियल बोलते हैं। उसके बाद में आधार पटल होता है जिसे लेमिना प्रोप्रिया कहते हैं, और उसके बाद में जो होता है उसे मस्कुलरिस म्यूकोसा श्लेष्मिका पेशी कहा जाता है। इनकी श्लेष्मिका स्तर जो होता है वो 3 परतों का बना होता है, और अधश्लेष्मिका जो स्तर होता है वो अत्यधिक सहवनीय होता है। अब छोटी आंत के अंदर ये दोनों स्तर, छोटी आंत के अंदर ये दोनों स्तर जो होते हैं वो वलित हो जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं, जगह जगह पर वलित हो जाते हैं और फोल्ड हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से ये फोल्ड हो गया, ये फोल्ड यहाँ पर अधश्लेष्मिका स्तर भी है और श्लेष्मिका स्तर भी है। तो ये जो दोनों स्तर वलित होते हैं, जो वलन बनता है, इन वलनों को कैरकरिंग के वलन कहा जाता है। मैं यहाँ लिख लेता हूं, कैरकरिंग के वलन कहा जाता है। ये वलन क्या होते हैं? कैरकरिंग के वलन कहा जाता है, या इसे हम कह सकते हैं फोल्ड ऑफ कैरकरिंग, फोल्ड ऑफ कैरकरिंग कह सकते हैं। ये वलन क्या होते हैं? जब छोटी आंत के अंदर सब म्यूकोसा और म्यूकोसा दोनों स्तर वलित होते हैं, और ये वलन जो होते हैं ये वलन कैरकरिंग के वलन कहलाते हैं। इनकी मोटाई जो होती है वो 8 mm होती है, 8 mm इसकी मोटाई होती है। इनकी कैरकरिंग के वलन जो बनते हैं इनकी मोटाई जो होती है वो 8 mm होती है, और ये कैरकरिंग के वलन जो होते हैं वो छोटी आंत के अंदर जेजुनम और इलियम के अंदर बनते हैं, अग्र शुद्रांत्र और शुद्रांत्र के अंदर बनते हैं। अब दूसरी बात, ये कैरकरिंग के वलन जो होते हैं इसके अंदर दोनों स्तर सब म्यूकोसा और म्यूकोसा वलित होते हैं, लेकिन हम जब इसके ऊपर की बात करें, यानी कि श्लेष्मिका स्तर का जो वलन होता है, श्लेष्मिका स्तर जो वलित होती है ऊपर की ओर, इस प्रकार का ये वलन बनता है मात्र श्लेष्मिका स्तर का, और ये वलन जो होता है ये वलन रसांकुर कहलाता है। किसका वलन? श्लेष्मिका स्तर का जो वलन होता है। यहाँ देखिए ये वलन जो होता है ऊपर का स्तर, जो श्लेष्मिका का स्तर जो वलन हो गया है, इस वलन को क्या बोलते हैं? रसांकुर कहा जाता है। रसांकुर या इसे विलाई भी बोलते हैं। ये रसांकुर छोटी आंत के अंदर सबसे भीतरी स्तर जो होता है उत्तकों का, जो श्लेष्मिका स्तर होता है, श्लेष्मिका स्तर का जो फोल्ड बनता है उस फोल्ड को रसांकुर कहते हैं, और ये भी असंख्य होते हैं। अब इनके अंदर देखें, रसांकुर जो होते हैं यानी कि श्लेष्मिका स्तर का जो फोल्ड होता है, इन श्लेष्मिका स्तर की सबसे भीतरी परत जो होती है वो उपकला होती है। उपकला कोशिकाओं पर भी असंख्य सूक्ष्म संरचनाएं जो पाई जाती है। ये संरचनाएं जो होती है, देखिए ये श्लेष्मिका स्तर की सबसे भीतरी परत उपकला है, इस पर सूक्ष्म संरचनाएं पाई जाती हैं। इन संरचनाओं को क्या कहा जाता है? माइक्रोविलाई या सूक्ष्मांकुर कहा जाता है। माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई या सूक्ष्मांकुर कहा जाता है। ये इन उपकला की कोशिकाओं पर हजारों की संख्या में होते हैं और एक ब्रश बॉर्डर का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार से देखिए ये बॉर्डर बना हुआ है ब्रश की तरह, इसे बोलते हैं ब्रश बॉर्डर। ब्रश बॉर्डर का निर्माण करते हैं। यानी कि ब्रश बॉर्डर का निर्माण कौन करता है? ब्रश बॉर्डर का निर्माण जो होता है ये सूक्ष्मांकुर जो होते हैं वो उपकला पर हजारों की संख्या में पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये ब्रश बॉर्डर का निर्माण करते हैं। तो छोटी आंत के अंदर विशेष रूप से कहां पर? अग्र शुद्रांत्र और शुद्रांत्र के अंदर ये संरचनाएं पाई जाती है। रसांकुर और सूक्ष्मांकुर कहां पर पाई जाती है? छोटी आंत के अंदर
जेजुनम और इलियम के अंदर ये संरचनाएं पाई जाती हैं। अब ये संरचनाएं क्या कार्य करती हैं, क्यों पाई जाती हैं? तो देखिए, सूक्ष्मांकुर और रसांकुर की वजह से यहाँ पर जो भोजन होता है, तो भोजन के लिए अवशोषणकारी सतह होती है, उसका क्षेत्र बढ़ जाता है, यानी कि भोजन के अवशोषण की सतह जो होती है वो बढ़ जाती है, जिससे अधिक मात्रा में भोजन का अवशोषण या भोजन का पाचन दोनों हो सके। इस प्रकार की ये संरचनाएं बनती हैं। ये संरचनाएं जो होती हैं रसांकुर और सूक्ष्मांकुर मात्र किसमें होती है? जेजुनम और इलियम के अंदर ही होती है। ये संरचनाएं जो होती हैं वो ड्यूडेनम के अंदर, ग्रहणी के अंदर नहीं होती है। रसांकुर के अंदर कौन सी संरचनाएं पाई जाती है? देखिए, रसांकुर जो होते हैं उसके अंदर लसिका वाहिनियां पाई जाती हैं, उसके अंदर रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं, उसके अंदर तंत्रिकाएं पाई जाती हैं और उसके अंदर चिकनी पेशियां पाई जाती हैं जो अवशोषण का कार्य करती हैं। रक्त वाहिनियां जो होती हैं इसके अंदर धमनियां और सिराएं दोनों होती हैं, यानी केशिकाएं और सिरिकाएं दोनों पाई जाती हैं, और एक लसिका वाहिनी पाई जाती है और तंत्रिकाएं पाई जाती हैं और यहाँ पर चिकनी पेशियां पाई जाती हैं। ये संरचना जो होती है वो विलय की या रसांकुर की होती है। अब दूसरी बात ये होती है कि आंत जो होती है, ये आंत अंदर की ओर फोल्ड बना देती है, वलित हो जाती है। आंत जो होती है वो अंदर की ओर वलन बना देती है और वलन बनाकर नलिकाकार ग्रंथियों का निर्माण करती है। ये आंत जो होती है वो वलित होकर नलिकाकार ग्रंथियों का निर्माण करती है। देखिए, नलिकाकार ग्रंथियां बन गई। इसी प्रकार से वलित होकर आंत जो होती है अनेक जगह पर वलित होकर नलिकाकार ग्रंथियों का निर्माण करती है। ये जो नलिकाकार ग्रंथियां हैं, इन ग्रंथियों को ल्यूब्रिकेन की ग्रंथिकाएं कहा जाता है। मैं यहाँ से यहाँ लाइन कर रहा हूँ, ये जो देखिए, इनको क्या कहा जाता है? ल्यूब्रिकून की ग्रंथिकाएं कहा जाता है, या इसे क्रिप्ट ऑफ ल्यूब्रिकून कह सकते हैं। ये ल्यूब्रिकून की ग्रंथिकाएं जो होती हैं ये आंत के वलित होने से ग्रंथियां बनती हैं। इन ग्रंथियों के अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन ग्रंथियों के अंदर कितनी कोशिकाएं होती हैं? 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिनका कार्य अलग अलग होता है। उपकला के अंदर कोशिकाएं भी यही होती हैं और ल्यूब्रिकून की ग्रंथिकाओं की जो ग्रंथियां होती हैं उनके अंदर भी यही कोशिकाएं होती हैं। तो ये कोशिकाएं जो होती हैं ल्यूब्रिकून की ग्रंथियों के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है? सबसे पहले ये सेल जो आपको दिख रही है, इस प्रकार से मैं यहाँ लाइन कर देता हूं, इसे गोबलेट सेल कहा जाता है या कलश कोशिकाएं कहा जाता है। ये कोशिकाएं जो होती हैं वो श्लेष्मा का स्त्रावण करती है। किसका करती है? श्लेष्मा का स्त्रावण करती है। मैं यहां लिख देता हूं, श्लेष्मा का स्त्रावण करती है। दूसरे प्रकार की जो ल्यूब्रिकून की ग्रंथिकाओं के अंदर कोशिकाएं होती हैं वो ये जो दिख रही है, मैं यहां लाइन कर रहा हूं, ये जो होती है इन्हें इंटेस्टिनल सेल्स कहा जाता है। आंतरीय कोशिकाएं, आंतरीय कोशिकाएं जो होती हैं ये जल और जल अपघट्यों का स्त्रावण करती हैं, जिनके अंदर विशेष पाचक एंजाइम जो होते हैं वो भरे हुए होते हैं। यानी कि आंतरीय रस जो होता है वो आंतरीय कोशिकाओं से स्रावित होता है, जो भोजन के पाचन के लिए आवश्यक होता है और सर्वाधिक पाचन करता है या अंतिम पाचन करता है। तीसरे नंबर की कोशिकाएं जो होती है वो इस प्रकार की जो कोशिकाएं दिख रही है, मैंने यहाँ लाइन कर देता हूं, ये कोशिकाएं जो होती हैं इसे पनेत कोशिकाएं कहा जाता है, पनेत सेल कहा जाता है या पनेत कोशिकाएं कहा जाता है।
ये कोशिकाएं जो होती हैं वो एक प्रकार के एंजाइम का स्राव करती हैं जिसे लाइसोजाइम कहा जाता है। लाइसोजाइम जो होता है ये अगर भोजन के साथ में किसी प्रकार के कोई जीवाणु आ जाते हैं तो उनको ये नष्ट कर देता है। तो लीवर खून की गतिकाओं के अंदर या हम कह सकते हैं कि उपकला के अंदर, उपकला की जो ग्रंथियां होती है उनके अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं जो होती हैं वो छोटी आंत के अंदर पाई जाती हैं। कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं? एक होती है गोबलेट सेल। गोबलेट सेल जो होती है वो श्लेष्मा का स्राव करती है। दूसरी जो होती है इसे इंटेस्टिनल सेल या आंतरीय कोशिकाएं कहते हैं। ये आंतरीय कोशिकाएं जो होती हैं वो जल और जल अपघट्य एंजाइमों का स्राव करती हैं। और तीसरी प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं वो पेनेट कोशिकाएं कहते हैं जो विशेष रूप से एक एंजाइम लाइसोजाइम का स्राव करती हैं। लाइसोजाइम जो होता है वो जीवाणुओं को नष्ट करता है। अगर भोजन के साथ में किसी प्रकार के कोई जीवाणु आ जाते हैं तो ये लाइसोजाइम जो होता है उन्हें नष्ट कर देता है। तो इस प्रकार की कोशिकाएं इनके अंदर होती हैं जो पाचन और अवशोषण का कार्य करती है। ये कोशिकाएं जो होती हैं वो स्त्रावन का कार्य करती है। अब हम बात करें इलियम के अंदर। इलियम के अंदर जो श्लेष्मी का स्तर होता है, इलियम के अंदर जो श्लेष्मी का स्तर होता है, इस श्लेष्मी का स्तर के अंदर लसिका की गांठें पाई जाती है। इस श्लेष्मी का स्तर के अंदर कहां पर? और शुद्रांत्र के अंदर। शुद्रांत्र के अंदर जो श्लेष्मी का स्तर जो होता है, श्लेष्मी का स्तर के अंदर लसिका की गांठें पाई जाती हैं। इन लसिका की गांठों को कहां पर पाई जाती है? मात्र शुद्रांत्र के अंदर ही पाई जाती हैं। इन लसिका की गांठों को पेयर के समूह कहा जाता है। पेयर के समूह कहा जाता है। पेयर के समूह या ऐसे आप पेयर्स, पैचेस कह सकते हैं। ये शुद्रांत्र की श्लेष्मिका स्तर के अंदर पाई जाने वाले लसिकाओं ग्रंथियों का समूह होता है। लसिका ग्रंथियां जो होती हैं वो समूह में पाई जाती हैं जो श्लेष्मिका स्तर के अंदर होती है। तो इस प्रकार की संरचना जो होती है वो जैजुनम और इलियम के अंदर होती है। लेकिन ये जो सूक्ष्मांकुर होते हैं, ये रसांकुर जो होते हैं, ये ग्रहणी के अंदर नहीं पाए जाते। लेकिन ग्रहणी के अंदर जो अधर श्लेष्मिका भाग होता है, इस अधर श्लेष्मिका के अंदर श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है। किसके अंदर? मात्र ग्रहणी के अंदर। ग्रहणी के अधर श्लेष्मिका स्तर जो होता है, इनके अंदर अधर श्लेष्मिका के अंदर श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती हैं जिसे म्यूकस ग्लैंड बोलते हैं। श्लेष्मा ग्रंथियां कहते हैं। ये ग्रंथियां ब्रूनर ग्रंथियां कहलाती है। ये ग्रंथियां जो होती हैं ब्रूनर ग्रंथियां कहलाती है। ब्रूनर ग्रंथियां कहां पर पाई जाती है? ब्रूनर ग्रंथियां ग्रहणी की अधर श्लेष्मिका के अंदर श्लेष्मा ग्रंथियां हैं, ये ब्रूनर ग्रंथियां कहलाती हैं और ये श्लेष्मा का स्त्राव करती हैं। कई बार प्रश्न आता है कि ब्रूनर ग्रंथियां क्या होती है? तो ब्रूनर ग्रंथियां जो होती है वो छोटी आंत के ग्रहणी की अधर श्लेष्मा स्तर के अंदर पाई जाने वाली श्लेष्मा ग्रंथियां होती है और जिसे ब्रूनर ग्लैंड्स कहा जाता है और ये श्लेष्मा का स्त्रावण करती है। तो इस प्रकार से छोटी आंत के अंदर कितने स्तर हो गए? 4 स्तर हो गए। सबसे बाहरी स्तर सेरोसा स्तर, उसके बाद में मस्कुलरिस एक्सटर्ना स्तर, उसके बाद में सब म्यूकोसा, उसके बाद में म्यूकोसा। सब म्यूकोसा और म्यूकोसा दोनों वलित होकर फोल्ड बनाते हैं जिन्हें कैरक्रीम के वलन कहा जाता है। और उसके बाद में श्लेष्मिका का जो वलन होता है वो रसांकुर कहलाता है। श्लेष्मिका स्तर का वलन जो होता है वो रसांकुर कहलाता है और श्लेष्मिका स्तर की उपकला पर सूक्ष्म संरचनाएं पाई जाती हैं जिनका आकार 1 माइक्रोन होता है। जिनका आकार 1 माइक्रोन होता है और ये जो होते हैं वो हजारों की संख्या के अंदर होते हैं और किसका निर्माण करते हैं? ब्रूस बॉर्डर का निर्माण करते हैं। और सूक्ष्मांकुर और रसांकुर की वजह से
भोजन के अवशोषणकारी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे अधिक मात्रा में भोजन पचित भोजन का अवशोषण हो जाता है। उसके बाद में आती है कि आंत जो होती है वो वलित होकर ग्रंथियां बनाती है, जिसे लीवर खून की ग्रंथिकाएं कहा जाता है। और इसके अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं विशेष रूप से पाई जाती है। कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं? एक होती है गोबलेट सेल, जिसे कलश कोशिकाएं कहते हैं, जो श्लेष्मा का स्रावन करती हैं। दूसरी होती है आंतरिक कोशिकाएं, जो एंजाइम और जल अपघट्य का स्रावन करती है। तीसरी होती है वो पैथेन सेल होती है, पेनेट सेल होती है। पेनेट सेल जो होती है वो लाइसोजाइम का स्रावन करती है, जो जीवाणुओं को मारने में सहायक होता है। इसी प्रकार से ग्रहणी की अधश्लेष्मिका के अंदर जो ग्रंथियां पाई जाती हैं, इन्हें भ्रूण ग्रंथियां कहा जाता है। इसी प्रकार से शुद्रांत्र की श्लेष्मिका के अंदर जो लसिका गांठें पाई जाती हैं, इन्हें पेयर्स के समूह कहा जाता है। इस प्रकार से ये स्तर बने होते हैं। तो इनका जो कार्य जो होता है, आमाशय के अंदर आपने पढ़ा कि भीतरी स्तर जो था उनका कार्य मात्र स्त्रावण का था, अवशोषण का बहुत ही कम था। लेकिन इस स्थान पर यहाँ अवशोषण और पाचन दोनों कार्य होते हैं, यानी कि स्त्रावण और अवशोषण दोनों कार्य जो होते हैं वो श्लेष्मिका और अधश्लेष्मिका का हो जाता है। इस कारण इसके अंदर रसांकुर और सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं।